मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर अपने हुए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था मैसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था रेप्लिकेशन में काम आने वाले वेरियस एंजाइम्स। और थर्ड लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स की डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें मेनली काम आने वाले एंजाइम थे ना, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और उसके बाद में थे वेरियस डीएनए पॉलीमरेज। इनके हम डिटेल्ड में स्ट्रक्चर, किसमें कितनी सब यूनिट होती हैं, कौन से एंजाइम के पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, ये हम डिटेल में देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम रेप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे। ये लेक्चर उसी को समझ में आएगा जिसने इससे पहले वाले बेसिक्स वाले तीनों लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 देखने की कोशिश ना करें, पहले एक बार इससे पहले के तीनों लेक्चर को आप देख लें। बहुत शॉर्ट में बनाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। 20-20 मिनट के 3 लेक्चर हैं, 1 घंटा लगेगा। उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर 4 में रहेगा अपना रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। स्पेशली प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। इससे पहले के तीनों लेक्चर में बेसिक्स था। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन देखने से पहले कोई एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो प्रोकैरियोट्स हो। तो हमने टिपिकल ऑर्गेनिज्म चुना इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है। बात करें इसके जीनोम की, तो इसका जीनोम होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का। इतना इसका बड़ा जीनोम होता है। कैसा होता है जीनोम इसका? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है इसका। ये बना लेते हैं थोड़ा सा इधर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये इकोलाई है। ये इकोलाई का जीनोम है। कितना है इसका साइज? 4.6 × 10⁶। अब हम रेप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन रेप्लिकेशन की जो शुरुआत है या इनिशिएशन है, ये हर जगह से नहीं हो सकता। किसी पर्टिकुलर साइट से ही रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो सकता है। तो जिस जगह से रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है उस जगह को बोलते हैं रेप्लिकॉन। जिस साइट से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी उस साइट को ही क्या बोलेंगे? रेप्लिकॉन। ये रेप्लिकॉन एक कॉमन टर्म है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए ही यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर स्पेशल प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसको ओराई के नाम से जाना जाता है। और प्रोकैरियोट्स में भी अगर हम इकोलाई की बात करते हैं तो इकोलाई में इस रेप्लिकॉन को किस नाम से जाना जाता है? ओराई सी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में इसी रेप्लिकॉन को ARS के नाम से जाना जाता है। ये हम स्पेशली तभी पढ़ेंगे जब यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स में ओराई सी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इस ओराई सी का साइज लगभग कितना होता है। तो इसका साइज होता है लगभग 245 बेस पेयर। इकोलाई की ओराई का साइज कितना हो गया? 245 बेस पेयर। नाम क्या है इसका? ओराई सी। अब इस ओराई सी को हम थोड़ा सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसकी देखने वाले हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं उधर ऊपर। ये बना लेते हैं इधर। एक डीएनए है अपने पास में। पोलरिटी लिख देते हैं दोनों स्ट्रैंड की, 5' 3'। ये हो गया 5', ये हो गया 3'। ये किसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम? ओराई सी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ओराई सी। तो जब ओराई सी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी, टोटली 245 बेस पेयर हैं। तो इस ओराई सी में हमको 80 न्यूक्लियोटाइड का एक रिपीटेटिव सीक्वेंस मिला। जो 13 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेटिव सीक्वेंस था
कितने न्यूक्लियोटाइड थे इसमें? 13 न्यूक्लियोटाइड थे। ये सीक्वेंस वापस से एक बार रिपीट देखने को मिला। ये सीक्वेंस फिर से एक बार रिपीट देखने को मिला। ये 13 न्यूक्लियोटाइड है। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ओराई का साइज। ये 13 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। ये 1 2 3 बार टोटल देखने को मिला। ऐसे ही एक 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। ये एक नॉन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5 बार इसका रिपीटेशन देखने को मिलता है। जो 13 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इसको तो हम नाम देते हैं 13 मर। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं 13 मर में? 13 न्यूक्लियोटाइड हैं। इसका रिपीटेशन कितनी बार देखने को मिला? 3 टाइम्स, 3 बार देखने को मिला है ना, 1 2 3। ऐसे ही ये नॉन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसको नाम दिया हमने 9 मर। कितनी बार देखने को मिलेगा ये? 5 टाइम्स। ठीक है, दोनों ही सीक्वेंस कैसे होंगे? 80 रिच। ये भी कैसा है? 80 रिच। दोनों ही सीक्वेंस 80 रिच होते हैं। इसके साथ साथ में इसमें मल्टीपल टाइम्स एक सीक्वेंस मिलता है, इसको बोलते हैं GATC। GATC GATC GATC। यहाँ पे GATC है तो नीचे वाले स्टैंड पे भी GATC होगा, क्योंकि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो जैसे यहाँ पे फिर से GATC होगा। तो ये टोटल GATC है, ये ओराई के अंदर मिलता है हमको टोटल 11 टाइम। 11 बार इस GATC का रिपीटेशन देखने को मिलता है। किस काम में आएगा? तो अभी इतना ध्यान रख लेते हैं कि ये रेगुलेटरी स्टेप में काम आएगा। अगर हमको DNA रेप्लिकेशन का रेगुलेशन करना होगा तो उस टाइम पर ये GATC सीक्वेंस काम में आएगा। अभी केवल आप इतना याद रख लो इसमें कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं इनमें जो एडेनिन होता है, इस एडेनिन का हो जाता है मिथाइलेशन, और जब दोनों स्ट्रैंड के इस एडेनिन का मिथाइलेशन होगा तभी जाके इस DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। अगर एक स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन हो रखा है दूसरे पर नहीं हो रखा तो इस DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा। मैं अभी केवल स्टार लगा के इतना लिख देता हूँ, बाद में रेगुलेशन में इसको अलग से देखेंगे ना। ओनली फुली मिथाइलेटेड ओराई कैन बी रेप्लिकेट। फुली मिथाइलेटेड का मतलब है जिसके दोनों स्ट्रैंड के एडेनिन का क्या हो जाएगा? मिथाइलेशन हो जाएगा। केवल वो ही ओराई क्या हो सकती है? रेप्लिकेट हो सकती है। दोनों स्ट्रैंड के एडेनिन का क्या होना चाहिए? मिथाइलेशन होना चाहिए। अगर एक स्ट्रैंड पर हो रखा है दूसरे पर नहीं हो रखा तो उस ओराई का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। रेप्लिकेशन का जब रेगुलेशन पढ़ेंगे तब इस स्टेप को वापस से दोबारा देखेंगे हम। तो अभी आपको याद रख लेना है GATC 11 टाइम्स मिलेगा, जो रेगुलेशन स्टेप में काम आएगा। ओनली फुली मिथाइलेटेड ओराई का ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद में 9 मर और 13 मर। 13 मर टोटल 3 टाइम्स मिलेगा, 9 मर टोटल 5 टाइम्स मिलेगा। दोनों ही 80 रिच सीक्वेंस होते हैं, चाहे वो 9 मर हो या 13 मर हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? रेप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे ना, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन लिखने से पहले ये डायग्राम में एक बार दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर था 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर 13 मर, और ये बना दिए मैंने 9 मर।
9 मर मिलता है टोटल 5 टाइम्स और 13 मर मिलता है 3 टाइम्स। तो अब क्या होगा, 13 मर 9 मर GATC है ही इसमें। एक प्रोटीन आती है फिश प्रोटीन आती है, फिश प्रोटीन के बाद में IHF प्रोटीन आती है। IHF को बोलते हैं इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। क्या है IHF का नाम? इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। कहाँ पर बाइंड करती है ये? DNA में माइनर ग्रुप के ऊपर बाइंड करेगी और माइनर ग्रुप में बाइंड करके DNA को कर देती है ये बैंड। DNA को बैंड कर दिया, लेकिन रेप्लिकेशन में एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट रोल क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या लिख लेते हैं इसके बारे में, IHF के बारे में। इट्स एग्जैक्ट रोल इन रेप्लिकेशन इज नॉट क्लियर। मतलब इसका रेप्लिकेशन में एग्जैक्ट रोल क्या है ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो एक फिश प्रोटीन होती है, IHF प्रोटीन होती है। अभी आपको बस इतना याद रख लेना है कि ये प्रोटीन रेप्लिकेशन में काम में आती है, लेकिन इसका एक्चुअल में रोल क्या है ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब इसके बाद में कौन सी प्रोटीन आती है, वहाँ से हम रेप्लिकेशन का इनिशिएशन पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने पास में प्रोटीन होती है DNA-A प्रोटीन। DNA-A प्रोटीन जो होती है उसकी 2 फॉर्म होती हैं। इधर से मिटा देते हैं इसको। DNA-A प्रोटीन की 2 फॉर्म होती हैं। DNA-A की एक तो फॉर्म होती है ATP बाउंड, एक होती है DNA-A ADP बाउंड। ये जो है इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये कैसी फॉर्म है इसकी? इनएक्टिव फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है इसकी? एक्टिव फॉर्म। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा होता है उससे पहले, रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले नॉर्मल कंडीशन में ये इनएक्टिव रहती है, लेकिन जब रेप्लिकेशन की शुरुआत करनी होती है तो इसको किस में चेंज कर दिया जाता है? DNA-A ATP में। और वापस से जब इसकी ATP का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो ये ADP में चेंज हो जाती है। तो इसकी 2 फॉर्म ये एक्सचेंज होती रहती हैं। इनके लिए भी 2 प्रोटीन आती हैं, DARS और रीडा, जिसको बाद में रेगुलेटरी स्टेप में ही देखा जाएगा। तो अभी इतना याद रखो कि DNA-A प्रोटीन है, जब ये ATP वाली फॉर्म में आ जाती है तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म है और ये आके कहाँ पर बाइंड करेगी? अब 9 मर के ऊपर आके बाइंड करती है। 9 मर के लिए इस DNA-A प्रोटीन की एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो है 9 मर के ऊपर लाके हमने बाइंड करा दी कौन सी प्रोटीन? DNA-A प्रोटीन। कौन सी फॉर्म में आके बाइंड की होगी? ये ATP वाली फॉर्म में आके बाइंड की होगी। DNA-A ATP इधर लिखते हैं, DNA-A ATP binds on 9 mer but melting start at 13 मर। ये आप इसको स्टार लगा के लिख लेना। बाइंडिंग तो कहाँ पर होती है? 9 मर के ऊपर, बट मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 13 मर के ऊपर से। तो DNA-A प्रोटीन आके 9 मर के ऊपर बाइंड कर चुकी है। मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 13 मर से। दोनों ही सीक्वेंस हैं, 13 मर हो या 9 मर हो, दोनों ही AT रिच सीक्वेंस होते हैं। और वैसे भी जहाँ से आपको DNA अनबाइंड करना है तो वहाँ पे आपको AT रिच सीक्वेंस रखना ही पड़ेगा, तभी जाके अनबाइंडिंग में आसानी होगी। चाहे रेप्लिकेशन हो या आगे जाके जब हम ट्रांसक्रिप्शन का भी इनिशिएशन करेंगे तो वहाँ भी अपने को AT रिच सीक्वेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि टाटा बॉक्स आता है आपका, तो दोनों ही सीक्वेंस कैसे होते हैं? AT रिच होते हैं। अब DNA-A प्रोटीन आ गई, इसके बाद में कौन सी प्रोटीन आएगी?
डीएनए सी प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन किसको रिक्रूट करती है? ये ब्लैक कलर में हमने बना दी डीएनए सी प्रोटीन, और ये रेड कलर में कौन सी थी? डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए ने सी को रिक्रूट किया, डीएनए सी करती है डीएनए बी प्रोटीन को रिक्रूट। तो मैं जो इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम बनता है उसको भी यहीं पे बना दे रहा हूँ। ए आया, ए के बाद में सी आया, और सी के बाद में कौन सी प्रोटीन आई? बी प्रोटीन आई। ए सी बी सीक्वेंस हो गया आपका डीएनए ए के बाद में डीएनए सी, और डीएनए सी के बाद में डीएनए बी। और इस डीएनए बी को ही हमने क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोट्स का हेलिकेज। और इस सी को क्या नाम देंगे फिर? हेलिकेज लोडर। तो पहले डीएनए ए आई, ए के बाद में सी आई, सी के बाद में बी प्रोटीन आई। तो डीएनए ए सी बी 3 प्रोटीन आई है। डीएनए बी का नाम है हेलिकेज और सी का नाम है हेलिकेज लोडर। एक्चुअल में हेलिकेज के आने से पहले ही लोकल अनबाइंडिंग हो जाती है, तो वो अनबाइंडिंग जो है हम इससे जो नेक्स्ट वाला डायग्राम बनेगा उसमें डायरेक्ट अनबाइंडिंग को दिखा देंगे। यहाँ तक समझ में आया? डीएनए ए के बाद में सी और सी के बाद में बी प्रोटीन आई। अब डायरेक्ट जो अनबाइंडिंग है उसको हम दिखाएंगे ना इसमें। तो ये जो है डीएनए ए जो है इसको सबको मिटा देते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसको लिखते हैं। इसको बाद में जो डायग्राम बनना है इसके बाद में उसको बनाते हैं डायरेक्ट। अब सपोज करते हैं अनबाइंडिंग हो चुकी है और एक जो डीएनए बी है वो इधर आ गया, एक डीएनए बी जो है वो इधर आ गया। डीएनए बी को क्या नाम देते हैं? हेलिकेज। कौन सा केज हो गया ये? हेलिकेज। दोनों तरफ हेलिकेज रहेगा, तो ये वाला तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। इस पॉइंट को ही रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि अपनी जो अनबाइंडिंग है वो इस एरिया से स्टार्ट हुई थी। पोलरिटी आपको यहाँ पर नहीं लिख पाए, चलो लिख लो, है ना। ये 5 प्राइम था और ये 3 प्राइम, ये 3 और ये 5 प्राइम था। ये उसकी हो गई पोलरिटी। अब आपको थोड़ा सा ये लिख लेना है, जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होता है। जैसे इस पे ऊपर वाले पे सिंथेसाइज करना है अपने को, तो उसकी डायरेक्शन रहेगी सिंथेसिस की राइट टू लेफ्ट, और नीचे वाले पे सिंथेसिस की डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट टू राइट। दोनों स्टैंड हमेशा एंटी पैरेलल होने चाहिए। न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसकी पोलरिटी होगी। तो ऊपर वाले पे तो सिंथेसिस की डायरेक्शन ये रहने वाली है, नीचे वाले पर ये रहने वाली है। अब जैसे ही लोकल अनबाइंडिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद में एक प्रोटीन आगे बाइंड कर जाती है जिसको बोलते हैं SSB प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? SSB प्रोटीन। SSB प्रोटीन के बारे में आपको 4 बातें बताई थी जो बेसिक्स वाली क्लास में देख चुके हैं हम, है ना। सबसे पहले तो क्या बताया था इसके बारे में? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर ही बाइंड करती है। दूसरा बताया था ये डीएनए के ऊपर टेट्रामेरिक फॉर्म में बाइंड करती है। तीसरा आपको क्या बताया था? ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करती है, इसको किसी पर्टिकुलर स्पेशल सीक्वेंस की नीड नहीं होती। और चौथी जो खास बात बताई थी वो ये थी, ये कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करती है। अगर एक सब यूनिट बाइंड कर जाती है तो वो नेक्स्ट सब यूनिट के लिए एफिनिटी बढ़ा देती है। ये तो थी एसएसबी के बारे में खास बातें।
अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रिवेंट री एनिलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड, मतलब एक बार अनबाइंड तो हो गए, वापस से ये बाइंड नहीं हो जाए, तो इसको कौन प्रिवेंट करके जाएगा? SSB प्रोटीन। अब इसके बाद में बनाते हैं नेक्स्ट डायग्राम। ये तो SSB आ गई। ये था आपका हेलिकेज। अब रेप्लिकेशन करना है हमको, लेकिन रेप्लिकेशन करने के लिए पॉलीमरेज आए तो पॉलीमरेज शुरुआत कर नहीं सकता, इसलिए शुरू करने के लिए कौन आएगा? प्राइमेज। और प्राइमेज का यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज को क्या नाम देते हैं? जैसे ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है तो इस पर हमेशा जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो रहने वाली है, ये ऊपर लिखिए जो, ये कौन आ गया? प्राइमेज या DNA G प्रोटीन ही यहाँ पर प्राइमेज का काम करती है। प्राइमेज क्या करेगा? RNA के प्राइमर लगाएगा। ये लो, इसने RNA का प्राइमर लगा दिया। ये लगा दिया इसने RNA का प्राइमर। RNA का प्राइमर लगाने के बाद में ये तो हो जाता है डिसोसिएट। ये कौन सी प्रोटीन थी? हेलिकेज या DNA B। ये थी हेलिकेज या DNA B। ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी और ये वाली इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। हेलिकेज प्लस प्राइमेज प्लस कुछ एसेसरी प्रोटीन्स जो यहाँ पे मिलती हैं, इनको मिला के बोलते हैं प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। कौन कौन आता है इसमें प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स में? हेलिकेज, प्राइमेज और कुछ प्रोटीन्स, इनको मिला के क्या नाम देते हैं? प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। अब ये प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स में से जो आपका प्राइमेज है या DNA G प्रोटीन है, ये तो हो जाएगी इसके बाद में यहाँ से डिसोसिएट, और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? DNA पॉलीमरेज थर्ड। तो अब लाएंगे हम किसको? DNA पॉलीमरेज थर्ड को। चलो DNA पॉलीमरेज थर्ड को लाते हैं। ये रहा आपका हेलिकेज, यहाँ से स्टार्ट हुआ था रेप्लिकेशन। इतना हमारा DNA प्राइमेज लगा के गया था ये। उसके बाद में कौन आ गया है अब? तो DNA पॉलीमरेज थर्ड को लेके आए हैं, है ना। ये इधर 5 प्राइम होगा, इधर 5 प्राइम, 5 प्राइम और इधर भी इसका 5 प्राइम। ये आ गया अब DNA पॉलीमरेज थर्ड। अब DNA पॉलीमरेज थर्ड कैसा होता है ये हम पहले देख चुके हैं ना इसकी स्ट्रक्चर में। अब यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन कौन सी सब यूनिट मिलती हैं। कोर एंजाइम में तो मिली थी अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा, और जो स्लाइड क्या बोलते हैं प्रोसेसिविटी फैक्टर था बीटा क्लैम्प, वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ था, और दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है टॉप प्रोटीन। और उसके बाद में जो क्लैम्प लोडर था उसको नाम दिया था यहाँ पे गामा क्लैम्प लोडर। उसके पास में 5 सब यूनिट थी, काई, साई, डेल्टा, डेल्टा प्राइम और गामा। ये हम बेसिक्स वाली क्लास में इसकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं। और दोनों स्ट्रैंड के DNA पॉलीमरेज आपस में कौन सी प्रोटीन के थ्रू जुड़े रहते हैं? टॉप प्रोटीन के थ्रू। ऐसे ये वाला और ये वाला आपस में टॉप प्रोटीन के थ्रू जुड़े होंगे। स्ट्रक्चर बेसिक्स वाली क्लास में बता चुके हैं इसकी। अब ये क्या करेगा? ये इसको इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। अब ऐसे ये इसको इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। तो देखो अब रेप्लिकेशन फॉर्क जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे पीछे ये तो आगे बढ़ता जाएगा।
ऐसे ही इस तरफ देखेंगे तो रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तो इसके पीछे पीछे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन बात करें इस वाले डीएनए पॉलीमरेज की, तो देखो रेप्लिकेशन फॉर्क अनबाइंडिंग तो हो रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये चल रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क की उल्टी डायरेक्शन में चलेगा डीएनए पॉलीमरेज वो तो बनाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट या लैगिंग स्ट्रैंड। और जो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में चलेगा, जैसे ये वाला इसकी डायरेक्शन में चल रहा है, ये वाला इसकी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में चलेगा वो तो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, और जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा वो होगा लैगिंग स्ट्रैंड। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये नाम दे दूँ, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, मतलब 4 पोर्शन कर दिए, ये ए फ्रैगमेंट, ये बी फ्रैगमेंट, ये सी और ये डी फ्रैगमेंट। तो इसमें से ये ए फ्रैगमेंट और सी फ्रैगमेंट तो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, और ये बी वाला और डी वाला फ्रैगमेंट होगा लैगिंग स्ट्रैंड। ये क्वेश्चन पिछले 3 बार से लगातार कंटिन्यूस CSIR नेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या बताया था इसमें मैंने आपको, ए एंड सी फ्रैगमेंट तो कैसे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, और बी एंड डी कैसे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग और लैगिंग में क्या बताया था, लीडिंग में मैंने आपको बताया ये सेम डायरेक्शन इन, जो रेप्लिकेशन फॉर्क की साइड में चलेगा वो तो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन फॉर्क, और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा, जो किधर मूव करेगा, मूव अपोजिट डायरेक्शन इन ओकाजाकी नहीं रे, मूव अपोजिट डायरेक्शन इन रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जो उसकी अपोजिट में चलेगा उस पर तो बनेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और सेम डायरेक्शन में चलेगा उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। ये तो था आपके डीएनए पॉलीमरेज की कहानी। इसके साथ में बीटा क्लैंप भी जुड़ा होगा, गामा क्लैंप लोडर भी जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा ये अपने बेसिक्स वाली क्लास में हम देख चुके थे। ये तो चलेगा इस डायरेक्शन में, कंटिन्यूस चलता जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर डिसोशिएट होगा, उसके बाद में फिर से यहाँ पे बाइंड करेगा, फिर से डिसोशिएट होगा, फिर बाइंड करेगा। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड वाला है वो बाइंड करता रहेगा, उसके बाद में फिर से डिसोशिएट होगा। एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस चलेगा और एक स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस चलेगा, इसलिए इस रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। और ये यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड पर देखो मतलब एक ही डीएनए में इस साइड में भी रेप्लिकेशन चल रहा है और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन चल रहा है, इसलिए कैसा होता है रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल। और कैसा होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है, क्योंकि एक ही स्टैंड पे लीडिंग स्टैंड भी है और एक ही स्टैंड पर लैगिंग स्टैंड भी है, इसलिए कैसा हो गया ये सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो ये भी यहीं पर लिख देते हैं हम। एक तो होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस, और कैसा होता है बाई डायरेक्शनल। दोनों साइड में ही रेप्लिकेशन चलता है, इसलिए हो गया ये बाई डायरेक्शनल। समझ में आई ये वाली बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे एक स्टैंड पे तो लीडिंग बन जाएगा, एक लैगिंग बन जाएगा। कौन सा लीडिंग होगा कौन सा लैगिंग होगा कैसे पता करेंगे, तो रेप्लिकेशन फॉर्क की जो डायरेक्शन में चल रहा होगा वो तो बनाएगा लीडिंग, और जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा वो बनाएगा लैगिंग। अब ऊपर वाले डायग्राम को मिटा देते हैं। ऊपर वाले डायग्राम को मिटा देते हैं।
तो ये जो लेक्चर है अपना शायद 30 मिनट का हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बाकी इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है इसका ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, मतलब लेक्चर जो 5 आएगा, लेक्चर 5 में इससे आगे का जो भी है ना, यहाँ पे जो हमने इसको फिनिश किया है, लेक्चर 5 में यहाँ से आगे का स्टार्ट होगा। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, बिल्कुल A to Z। इसमें आपको कहीं भी कुछ भी कम पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको एक्चुअल में कुछ इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हो। और आपको CSIR से रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट भी ले सकते हो। तो आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे यहाँ से आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको लेक्चर 5 में मिलने वाला है।